हेलो मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बढ़िया होंगे। तो जुड़ जाइए जल्दी से सभी दोस्त। 1 मिनट मैं ग्रुप में डाल दूँ। लाइव स्टार्ट हो चुका है। लाइव स्टार्ट नाउ। ओके। चलिए तो सभी दोस्त जो हैं वो आ जाइए। एक बार मेरे को सबसे पहले आपको एक चीज़ बतानी होती है कि आवाज़ वगैरह जो है क्लियर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें। ओके। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जीके जीएस की सीरीज़, जो मेरे भाई वो आपसे लेके चल रहे हैं हम सभी दोस्त एक साथ मिलके। ठीक है, तो जिसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ कि आपके एग्ज़ाम आने तक जीके में जो है आपको महारत हासिल करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो रेडी हैं आज की क्लास के लिए आप सभी दोस्त। एक बार जल्दी से यस सर लिख के बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी बेसिक चीज़ें आप सभी को मालूम है ना। कोई डाउट वगैरह कोई क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट बॉक्स में उसका बता दीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। साथ साथ में मेरे भाई वो आंसर देते रहें। ठीक है, तो मैं रोहित वर्मा, आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई। तो स्टार्ट करता हूँ आज पहले क्वेश्चन से कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगाज मीट पटना नियर सोनपुर। गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी, गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना से मिलती है। ठीक है, सोनपुर के पास पटना से मिलती है गंगा की कौन सी नदी है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। ठीक है, देखिए कोसी जो है ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंडक भी है। ठीक है, गागर जो है, गागर नहीं आएगी। गागर किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलज की ट्रिब्यूटरी है गागर। ठीक है, तो चलिए बताइए। तो आंसर इसमें रहेगा, सभी दोस्त नोट्स वगैरह बनाते जाइएगा साथ साथ में। क्लियर? तो इसमें आंसर क्या रहेगा मेरे भाइयों? इसमें जस्ट अ मिनट। ओके, तो इसमें आंसर रहेगा गंडक जो है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, गंडक जो है ये गंगा की वह ट्रिब्यूटरी है जो कि पटना के पास आके सोनपुर में मिलती है इसके पास। ठीक है, इसके सिवा और भी जान लीजिए। गंगा के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। गंगा प्लस इसके साथ कौन सी? ब्रह्मपुत्रा। देखिए मैं बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं ना वो पूरे नहीं लिखता हूँ, बस बोल देता हूँ। ठीक है, तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा जो है जब ये बांग्लादेश में मिलते हैं, बांग्लादेश में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं मेगा करके। ठीक है, मेगा रिवर बनाते हैं, वहाँ से फॉर्म होती है। और साथ में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सुंदरवन डेल्टा। सुंदर वन डेल्टा जो है, जो कि लार्जेस्ट डेल्टा है, वो बनाते हैं। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा मेरे भाई कहाँ पे आता है? वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा आता है। बात कर ली जाए सुंदरबन डेल्टा में कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, तो मैनग्रूव, मैनग्रूव ट्रीज। क्लियर? तो मैनग्रूव ट्रीज जो हैं ये सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, जिन्हें नॉर्मली सुंदरी भी बोला जाता है। आप सभी से बस यही कहना चाहूँगा कि जो स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ ना, ठीक है, उस पे फोकस कीजिए, उतना पढ़िए। अगर उतने में किसी में डाउट आता है ना, तो डेफिनेटली मैं हूँ यहाँ पे हेल्प करने के लिए। अगर आप जीके पढ़ने लगेंगे ना भाई, तो पूरी उम्र निकाल दो तो जीके जीएस आपकी कंप्लीट नहीं होगी। हम स्पेसिफिक एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं उनको दे के टारगेट करके जो है हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और वही क्वेश्चंस करेंगे जिनके आने के चांसेस आपके एग्जाम में डेफिनेटली अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो जो जो मेरे भाइयों मैं लिखाता हूँ आप सभी भाई ट्राई कीजिए, नोट्स अच्छे से बना लीजिए, उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। बस जितना पढ़ा रहा हूँ उतने पे फोकस कीजिए, जीके आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? ये चीज़ क्लियर हो गई। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है बंगाल में, बांग्लादेश में मिलते हैं, फिर मेगा रिवर बनाते हैं वहाँ पे, और साथ में क्या बनाते हैं? एक और सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं जो कि वेस्ट बंगाल में है। और वहाँ पे कौन से ट्रीज पाए जाते हैं? मैनग्रोव ट्रीज जो है मेरे भाई पाए जाते हैं। क्लियर? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? वेयर डिड गौतम बुद्धा रिसीव महापरिनिर्वाणा। ठीक है, महापरिनिर्वाणा जो है गौतम बुद्ध को कहाँ पर प्राप्त हुआ था मेरे भाई? इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा रहेगा मेरे भाइयों। ठीक है, जो आपके डाउट वगैरह रहेंगे कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रहेंगे मेरे भाई, किस किस के व्हाट्सएप ग्रुप के, चैनल के, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए इनमें जो ये 3 4 जो नाम है ना, ये चारों बुद्धिज़्म के रिलेटेड हैं। चलिए तो चारों को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे भाई बोध गया की। तो यहाँ पे क्या हुआ था? एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट हुई थी। ठीक है, एनलाइटमेंट हुई थी। एनलाइटमेंट को आप कह सकते हैं कि शक्तियाँ प्राप्त हुई थी कुछ इस टाइप से। ठीक है, एनलाइटमेंट हुई थी बोध गया में। ठीक है, फिर इसके सिवा एक नाम आता है लुम्बिनी, लुम्बिनी नाम आता है। वो क्या है? वहाँ पे बर्थ हुई थी महात्मा बुद्ध की। क्या हुई थी? वहाँ पे बर्थ हुई थी, जन्म हुआ था। और लुम्बिनी जो है ये कहाँ पे है? नेपाल में।
क्लियर। चलिए सांची आता है। सांची में क्या है? बुद्धिज्म का स्तूपा है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? मेड बाय अशोका। ठीक है। अशोका कौन थे? ये एक मौर्यन थे, मौर्यन रूलर थे। इनके बारे में हम अशोका के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बात आती है सारनाथ की। तो सारनाथ यहाँ पे क्या था? फर्स्ट सेरेमन। ठीक है, फर्स्ट सेरेमन जो है यहाँ पे लिया गया था। क्लियर। फर्स्ट सेरेमन लिया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा। फिर इसके सिवा ऊपर बचता है कुशीनगर। कुशीनगर जहाँ पे क्या हुआ था? डेथ हुई थी महात्मा बुद्ध की, जिसे हम कहते हैं महापरिनिर्वाणा। ठीक है, महापरिनिर्वाणा जो है इसी को हम कहेंगे महात्मा बुद्ध की डेथ को। और लोकेशन क्या थी? कुशीनगर जो है मेरे भाई, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। इसके सिवा बुद्धिज्म से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई? तो क्वेश्चन आएगा यहाँ से ग्रंथ के रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, बुद्धिज्म की ग्रंथ के रिलेटेड। तो 3 नाम याद रखिएगा। एक नंबर आ गया सूत्र पिटका। कौन सा? सूत्र पिटका। दूसरे नंबर पे आ गया विनय पिटका, विनय पिटका। और तीसरे नंबर पे आ गया अभिधम, अभिधम्म पिटका। ठीक है, ये 3 नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन किस तरह से आता है मेरे भाइयों कि वो पूछेंगे कि बताइए भाई, ऑप्शंस दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ इनमें से जो है कौन सा जो है बुद्धिस्ट ग्रंथ है जहाँ बुद्धिस्ट ग्रंथ नहीं है। ठीक है, तो ये 3 आप याद रख लीजिए। कई बार त्रिपिटिका भी मेंशन किया होता है, त्रिपिटका। क्लियर है। चलिए राइटिंग वगैरह मेरी भाइयों भी करेंगे इंप्रूव थोड़ी थोड़ी आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए फिलहाल तो कीजिए एडजस्ट थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हु वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हु वाज अपॉइंटेड, किसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर के तौर पे जो है वो किया गया था, अपॉइंट किया गया था? जैसे कि मैं आप सभी को बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से क्लासेस करो। उसका फायदा ये है कि अगर आपने स्टार्टिंग से क्लास की होती तो इसमें से बनने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से बनने वाले 2 क्वेश्चन के आपके आंसर आ जाते। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन के आपके आंसर आ जाने थे। ठीक है, तो चलिए अब बताइए कि भाई किसको जो है एज एडवाइजर जो है वो किया था। ठीक है, एडवाइजर बता दीजिए। और इसके साथ बताता हूं मैं आपको एक और, एस.एन. मुखर्जी जहां पे नाम जो है ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये रहेंगे चीफ ड्राफ्टमैन। ठीक है, चीफ ड्राफ्ट्समैन के तौर पे इनको किया गया था। और अपॉइंट किया गया था एडवाइजरी के लिए बी.एन. राव को। किसको किया गया था मेरे भाई? बी.एन. राव को अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर के तौर पे। क्लियर। यार एक तो ये पता नहीं क्या हो जाता मेरा। हाँ चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इंडिया हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग डैश एज ए नेशनल कंज्यूमर डे। नेशनल कंज्यूमर डे जो है भारत में कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है? बहुत बढ़िया, नेशनल कंज्यूमर डे जो है वो भारत में कब मनाया जाता है? देखिए एक तो 10 दिसंबर जो है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके सिवा क्वेश्चन बनेगा 1 दिसंबर के ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा और 20 दिसंबर पे भी क्वेश्चन बनेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, पर याद करना आपकी जिम्मेवारी है। याद कैसे होंगी चीज़ें मेरे भाइयों? रिवीजन से। कैसे होंगी? रिवीजन से होंगी। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं 24 दिसंबर को जो वो क्या होता है। तो इसमें क्या होता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, सॉरी गलत, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट जो डे है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट लिखिए, ये 24 को नहीं होगा। कंज्यूमर राइट्स डे जो है मेरे भाई, ठीक है, ये होता है 15 मार्च को। क्या होता है? 15 मार्च को जो है वो होता है। ठीक है, तो कंज्यूमर डे जो है ये वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च को होता है। ठीक है, उसके सिवा बात की जाए 10th ऑफ दिसंबर की, तो 10th ऑफ दिसंबर में क्या होता है? ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन सॉलिडेटरी डे, ह्यूमन सॉलिडेटरी डे होता है। फिर 1 ऑफ दिसंबर की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड एड्स डे। कौन सा? वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। क्लियर। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे, सॉरी यार मैं गलत कर रहा हूँ थोड़ा सा, ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर डे, वर्ल्ड का यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, तो वर्ल्ड का 15 मार्च को होता है और इंडिया का जो है कंज्यूमर डे 24 ऑफ दिसंबर को होता है। ठीक है, इंडिया का नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को, वर्ल्ड का 15 मार्च को। ठीक है, और 10 दिसंबर को क्या होगा? ह्यूमन राइट्स डे होगा। 1 ऑफ दिसंबर को क्या होगा? वर्ल्ड एड्स डे होगा।
यार जब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो ज़्यादा ही उथल पुथल हो जाता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है सर आपका। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, पर फिर भी क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, क्लियर हो गया ना। 15 मार्च को कौन सा इंटरनेशनल वर्ल्ड कंज्यूमर डे, ठीक है, इंटरनेशनल कंज्यूमर डे। 24 दिसंबर को हो जाएगा आपका नेशनल कंज्यूमर डे। 10 दिसंबर को हो जाएगा ह्यूमन राइट्स डे। 1 दिसंबर को हो जाएगा वर्ल्ड एड्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड मोर एनर्जी। कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म है जो मोर एनर्जी, ज़्यादा ताकत जो है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मेनली दो ही हैं भाई, एक तो है एरोबिक और दूसरा है एनएरोबिक। ठीक है, मेनली कौन है, दो ही हैं। चलिए एरोबिक की बात करते हैं, तो एरोबिक इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये क्या करता है, 19 टाइम्स, 19 गुना भाई ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है देन किससे, एन एरोबिक से। ठीक है, एन एरोबिक से 19 गुना जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर हम बात करें एन एरोबिक में क्या आएगा, आप बोलोगे कि सर एन एरोबिक तो ठीक है, बट होता क्या है एन एरोबिक, इसमें आते कौन से जीव जंतु कौन से आते हैं। तो इसमें आता है भाई यीस्ट आता है, ठीक है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया आता है मेरे भाई इसमें। तो चलिए अब आप सभी दोस्त बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि एरोबिक में कौन आएगा भाई, एरोबिक में कौन आएगा। एरोबिक में मैं बता दूं, इसमें प्लस ऑक्सीजन होता है, इसमें रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के साथ होती है और इसमें विदाउट ऑक्सीजन होती है। इसमें क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन होती है, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं लगती। ठीक है, अब जल्दी से एरोबिक की एग्जांपल बता दो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कि सर क्या रहेगा इसका आंसर। ठीक है, ये मैं आपसे सुनूंगा अब। ठीक है, तो तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा इज, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है कौन भाई, हमारे प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, या फिर वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होंगे, या फिर सीएम चीफ मिनिस्टर होंगे। जल्दी से बता दीजिए कि कौन है लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, लोकसभा याद रखिए, लोकसभा किसके अंडर आती है, लोकसभा आएगी प्राइम मिनिस्टर के अंडर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर उसमें मुखिया रहता है लोकसभा का, बट यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात की गई है कि उसको मैनेज कौन करेगा, हैंडल, तो वो रहेगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा का अगर बात की जाए कौन स्पीकर है, तो ओम बिरला मेरे भाइयों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पीकर हो तो लोकसभा का। अगर पूछा जाए चेयरपर्सन, क्या पूछा जाए, चेयरपर्सन पूछा जाए, तो ये आ जाता है राज्यसभा का, जो कि होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है, हमारा वाइस प्रेसिडेंट जो है ये राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है। तो कौन है करंटली वाइस प्रेसिडेंट, जल्दी से आंसर आने दीजिए, जल्दी से आंसर, वाइस प्रेसिडेंट कौन है। बहुत बढ़िया, जल्दी से भाई खुद भी तो आंसर दिया करो यार, सारा सर ही थोड़ी ना बताएंगे, अब खुद भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आंसर देते रहा करो। ठीक है ना, जो कुछ चीज़ें नहीं आती हैं वो तो मैं बताता हूँ, जहाँ कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझने होते हैं वो आपको मैं बताऊँगा, बट जो बेसिक चीज़ें हैं, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उतना तो बताओ यार। ठीक है, तो जगदीप धनखड़ जो हैं बिल्कुल सही आंसर रहेगा एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई अगला, व्हाट डज द बुक आर्यभट्टिया डील्स विद। आर्यभट्टिया जो बुक है उसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, वो किसके साथ डील करती है। तो आर्यभट्टिया में एस्ट्रोनॉमी बताई गई है, एस्ट्रोनॉमिक जो भी ऊपर के ब्रह्मांड की चीज़ें होती हैं, फ्यूचर का ये वो चीज़ें होती हैं ना, वो सब एस्ट्रोनॉमी में आता है। और उसके साथ साथ आर्यभट्ट का फेवरेट मैथ्स भी जो है वो मेंशन है। और लैंग्वेज की बात की जाए तो संस्कृत में मेंशन है। ठीक है, किसमें है, संस्कृत में जो है वो लिखा गया है। क्लियर। तो आर्यभट्ट की खोज क्या थी, तो इन्वेंट किया था इन्होंने जीरो, इन्वेंट किया था जीरो, जीरो की खोज जो है वो इनके द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ड्यूरिंग अ साइक्लोनिक स्टॉर्म एबनॉर्मल राइज इन सी लेवल इज नोन एज। कोई भी साइक्लोन चलता है, साइक्लोन समझ लो आप कि भाई तूफान चलना बहुत तेज। ठीक है, जब गेहूं की कटाई के दिन होते हैं तो उन दिनों में आते हैं तूफान बड़े बड़े। ठीक है, तो वैसा ही आप एक नॉर्मल सा तूफान समझ लो। तो जब ये तूफान चलते हैं, समुद्र में चलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो लहरें होती हैं वो ऊंची ऊंची होती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी बढ़ती जाती हैं। तो सिंपल सा पूछा, वो जो है वो किस वजह से क्या होती हैं, या क्या कहा जाता है उन्हें। ठीक है,
बस इतना सा जो है आपको इसमें बताना है। तो जल्दी से स्ट्रॉम सर्ज, हार्बर वेव्स या क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रॉम सर्ज जो है मेरे भाई उसे कहा जाएगा। ये कैसे होते हैं, ये कैसे जनरेट होते हैं, जनरेट वाई हुरिकेन्स। यार ये है पता क्या, अलग अलग तूफानों के भी अलग अलग नाम है। कुछ तूफान होते हैं जो सीधी ऐसे ब्लो होते हैं, ठीक है, सीधी हवा में जाते हैं। कुछ तूफान होते हैं, आपने देखा ना, वो बवंडर जैसा बन जाता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। कुछ तूफान ऐसे होते हैं, इनके अलग नाम होते हैं। तो आप सिंपल याद रखिए कि हुरिकेन जो आता है ये इस तरह का जो होता है, उससे स्ट्रॉम सर्ज के अंडर जो है वो सी लेवल ऊपर नीचे होता है। क्लियर। हार्बर वेव्स जो है ये भी आ सकता है, सुनामी तो आप सभी को मालूम है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो हार्बर वेव जो है ये भी सुनामी की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। इससे अर्थ का इनसाइड जो है ना, इंटीरियर, वो डिस्टर्बेंस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 5। ये क्वेश्चन तो सभी को आना चाहिए क्योंकि ये 2 बार हो चुका है। पहले बार में मैंने करवाए थे 1 से लेके 6 तक पार्ट करवाए थे, दूसरी में 6 से लेके 12 तक करवाए थे, ठीक है। और अब करवा दूंगा आपको 12 से लेके 15 तक। टोटल कितने हैं मेरे भाई, टोटल कितने हैं जल्दी से बताओ, टोटल कितने हैं, कल ही क्वेश्चन बताया मैंने आपको, ठीक है। चलिए तो ये आंसर आपको आना चाहिए, तो ये आंसर मैं अभी लिखूंगा ही नहीं क्योंकि ये तो मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम 12 के आगे से। तो 13 नंबर का स्टार्ट करते हैं। 13 नंबर वाले में जो है वो क्या रहेगा, ट्रेड कॉमर्स रहेगा, ठीक है। ट्रेड कॉमर्स रहेगा विद इन टेरिटरी, ठीक है, विद इन टेरिटरी रहेगा। फिर पार्ट 14, ये 13 14 क्या लिखा रहा हूँ यार, ये पार्ट हैं, ठीक है, ये पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अपने, ठीक है। तो जो 14 है, 14 में क्या रहेगा, सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। क्लियर। और इसके सिवा पार्ट 15 जो है ये आपको मैं बड़ी देर से बता रहा हूँ, इलेक्शन चल रहे हैं तो पार्ट 15 चल रहा है हमारा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो पार्ट 15 तक अभी आप याद कीजिए। सॉरी एक पार्ट 14 ए भी आता है, उसमें ट्रिब्यूनल्स आता है, सिंपल ट्रिब्यूनल्स, बस इतना याद रखिए, ठीक है। तो पार्ट 15 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आगे के जो रहेंगे वो भी हम टाइमली करते जाएंगे जैसे ही और कोई पार्ट का क्वेश्चन आएगा। तो बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, तो इसका आंसर रहेगा यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट, पार्ट 6 में कौन आएगा, स्टेट गवर्नमेंट आएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किस में आती हैं, पार्ट 4A में आती हैं। 4 में क्या आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं। 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। 2 में सिटीजनशिप आती है। फर्स्ट में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आती है। क्लियर, ये सब आपको पढ़ा चुका हूँ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ऑन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट डैश इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है साउथ अमेरिका का, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश जो है मेरे भाई वो कौन सा है, चिले, ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर। तो ब्राज़ील फुटबॉल वालों को सभी को मालूम होना चाहिए ब्राज़ील का, तो ब्राज़ील जो है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एक चीज़ आपको बता दूं, जो कुछ दोस्त हमारे साथ अगर नए जुड़े हैं तो जैसे ही 4 की 5 क्लास, हर एक 4 या 5, ठीक है, 4 to 5 क्लास के बाद जो है वो PDF आपको व्हाट्सएप का चैनल जो है वहाँ पे, या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप पे, ठीक है, उनमें से एक जगह पे जो है वो आपको PDF मिल जाया करेगी। तो ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप वगैरह। ये PDF का क्या मोटिव रहेगा, फ्री रहेगी, आपकी रिवीजन के लिए रहेगी, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। सक्सेसर ऑफ लॉर्ड वेवल जो है, ठीक है, वेवल एज अ वॉइसरॉय, उसकी जगह उसके बाद कौन आया था। सक्सेसर का क्या मीनिंग होता है कि मान लीजिए मेरे फादर जो हैं वो अभी एक पोजीशन पे हैं, अभी एक पोजीशन पे है, मान लो हेरिडिटरी चल रही है। हेरिडिटरी क्या होता है कि ऐसे पिता के बाद बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ठीक है, वैसा चल रहा है। तो मान लो मेरे फादर जो है वो पोजीशन ए पे हैं, तो अब उनके बाद जो है मैं जब वो पोजीशन ए पे बैठूंगा तो मैं कहलाया जाऊंगा सक्सेसर। क्या कहला जाऊंगा, सक्सेसर। तो वैसे ही यहाँ पे पूछा है कि वेवल के बाद एज अ वॉइसरॉय सक्सेसर जो है वो कौन था, ठीक है, समझ आ गया। तो कौन आया था इसके बाद सक्सेसर, तो वो आया था माउंटबेटन। कौन आया था, माउंटबेटन, बिल्कुल सही। यार ये माउंटबेटन वाला ऑप्शन ना नीचे है यहाँ पे, तो ये हो गया थोड़ा सा, ठीक है, तो एडजस्ट करो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माउंटबेटन। टाइम पीरियड क्या था इसका माउंटबेटन का, 1947, और ये था लास्ट वॉइसरॉय, ये लास्ट वॉइसरॉय था। और फर्स्ट वॉइसरॉय बोलोगे कि सर लास्ट तो बता दिया, फर्स्ट भी बताओ, तो लिखो मेरे भाई। तो फर्स्ट था कैनिंग,
ठीक है। फर्स्ट कौन था? कैनिंग था। गवर्नर जनरल आपको करवा चुका हूं, पहला गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल ये हो चुके हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर कौन सा जो है इनमें से काम होता है? तो सिंपल सिंपल जनरेटर जो है, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रिंसिपल पर काम करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर किस पे काम करता है? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होकर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे पूछा गया है अगला सवाल कि कम से कम कितनी एज जो है वो चाहिए गवर्नर बनने के लिए। आप में से है कोई भाई जो गवर्नर बनना चाहता हो, चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हो, जहाँ प्राइम मिनिस्टर सीधा ही प्रधान की कुर्सी पे बैठना चाहता हो? है कोई ऐसा बच्चा, ऐसी सोच रखने वाला? अगर है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टेट का गवर्नर जो है बनने के लिए भारत में कम से कम न्यूनतम आयु जो है वो मेरे भाइयों वो क्या होती है, कितनी चाहिए होती है? ठीक है, तो गवर्नर की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री की बात भी कर लेंगे हम साथ में। प्रधानमंत्री की कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर की भी कर लेंगे हम साथ ही में। ठीक है, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी भी बात कर लेंगे साथ ही में। एक क्वेश्चन के साथ यार जब 3-4 क्वेश्चंस हो सकते हैं तो क्यों ना हम उन पे बात करें। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात की जाए गवर्नर की, तो गवर्नर भैया को चाहिए होती है कितनी एज? 35 वर्ष की। 35 वर्ष की आयु जो है वो गवर्नर को चाहिए होती है। बात कर ली जाए प्रधानमंत्री की तो 25 प्लस चाहिए होती है। चीफ मिनिस्टर को भी 25 प्लस चाहिए होती है। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनको 30 प्लस चाहिए होती है। और राज्यसभा के मेंबर्स का क्वेश्चन पता क्या बनता है कि टाइम बताओ, टाइम पीरियड कितना होता है, या टेन्योर पूछते हैं। ठीक है, कि कितने टेन्योर तक होते हैं? तो 6 ईयर्स, 6 साल तक जो है वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। और इसी की जगह अगर लोकसभा का टाइम पीरियड या टाइम टेन्योर पूछ लिया जाए तो 5 साल। क्लियर? देखो यार, एक क्वेश्चन से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जो है वो कवर हो गए। चलो 2 और करवा देता हूँ। प्रेसिडेंट तो हमारे रह गए, प्रेसिडेंट रह गए। प्रेसिडेंट का लिखो। चलो प्रेसिडेंट से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन बताओ कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन है? यंगेस्ट, यंगेस्ट का मतलब होता है कम आयु में प्रेसिडेंट बन जाना, राष्ट्रपति। ठीक है, तो कम आयु में, सबसे कम आयु में राष्ट्रपति जो है वो कौन है? तो एक नाम लिखिए, एक नाम लिखिए मेरे भाई, वो नाम है नाम है नीलम। ठीक है, नीलम संजीव, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एक नाम हो गया। ठीक है, टाइम पीरियड लिख लो 1977 से 82 का। और दूसरा नाम लिखिए नाउ करके या करंटली करके द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, जब तक द्रौपदी मुर्मू जो है 2022 में ये बनी हैं, जब तक द्रौपदी मुर्मू नहीं बनी थी तो उससे पहले यंगेस्ट प्रेसिडेंट कहलाए जाते थे नीलम संजीव रेड्डी, जो कि 64 ईयर्स की एज में जो है एज अ प्रेसिडेंट सामने आए थे। ठीक है, बट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये 63 प्लस जो है इस एज में जो है ये प्रेसिडेंट की चेयर जो है उन्होंने संभाल ली है, और इसी के साथ यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। जो जो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, बस उतने पे फोकस रखो, काम बन जाएगा, नैया पार जो है वो हो जाएगी। ठीक है, पहले थे संजीव रेड्डी और अभी है द्रौपदी मुर्मू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the quality that prevent the flow of electron in a conductor? ठीक है, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोक देना भाई। ठीक है, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोक देना। जब भी साइंस में, स्पेशली एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, एक ट्रिक कह लीजिए या तुक्का लगा के पकड़ लीजिए इस चीज़ को, कि साइंस में प्रिवेंट वर्ड आ जाए ना तो एक शब्द यूज़ कीजिए, रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस का मतलब भी यही होता है रुकाव।
ठीक है, रुकाव, रोकना। आप अगर घड़ियां डालते होंगे ना वॉच, तो वाटर रेसिस्टेंस लिखा होता है घड़ी के पीछे, वाटर रेसिस्टेंस आपने अगर पढ़ा हो तो उसमें क्या होता है, पानी नहीं डलता उन घड़ियों में जिनमें वाटर रेसिस्टेंस लिखा होता है। तो बस वहीं से याद कर लो कि जहाँ पे भी साइंस में क्वेश्चंस में आ जाए, स्पेशली फिजिक्स में, कि रोकना है किसी चीज़ के फ्लो को, तो रेसिस्टेंस जो है वो आंखें बंद करके आंसर लगा दो। अगर तो आपको जानकारी है तो भाई देख लो आगे क्वेश्चन, अगर जानकारी नहीं है, तुक्का लगाना है, तो रेसिस्टेंस पे पूरा विश्वास रखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन द मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन। जब मेटल जो है, मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो क्या बनता है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन मिले तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है मेरे भाई। सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनता है। देखो जैसे क्या होता है कि मान लो आयरन जो है वो बाहर पड़ा हुआ है, उसमें प्लस क्या मिल रहा है, उसमें मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, जहाँ ऑक्सीजन कह लीजिए, जहाँ एयर कह लीजिए, एयर मिल रही है, प्लस वाटर मिल रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होती है, लोहे को जंग लगना, रस्टिंग। ठीक है, तो उससे रस्टिंग हो जाती है। अगर पूछ लिया जाए रस्टिंग कैसे होती है, आयरन प्लस एयर मॉलिक्यूल्स प्लस वाटर, जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो रस्टिंग होती है, लोहे को जंग लगती है। नाइट्रोजन की बात कर लें थोड़ी सी, तो नाइट्रोजन जो है, इसके कंपाउंड क्या होते हैं मेरे भाई, नाइट्रोजन के कंपाउंड क्या होते हैं, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन बने तो नाइट्रोजन गैस बन जाती है। ये बेसिक सा है। ठीक है, लास्ट डे आपको एक क्वेश्चन करवाया था रैंसिड करके, याद है ना, रैंसिड करके, उसमें नाइट्रोजन का कॉन्सेप्ट बताया था, चिप्स वाला कॉन्सेप्ट बताया था, वो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट द स्तूपा ऑफ ग्रेट सांची वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, याद कर लो अब वो अशोका वाला क्वेश्चन जो हमने पहले किया था, बुद्धिज्म का जब क्वेश्चन आया था ना तब हमने किया था। ठीक है, तो चलिए वही से आंसर इसका अब निकलेगा। तो सांची स्तूप जो है वो किसने बनाया है, इन्होंने सिंपल ये पूछा है, तो अशोक ने बताया है, बनाया है। तो अब हम बात करेंगे मेरे भाई किसके बारे में, अशोक के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट अशोक का अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो बनता है कौन सा, कलिंगा वॉर पे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कि कलिंगा वार जो है वो किसने की थी, तो अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। सांची स्तूप के रिलेटेड एक चीज़ लिख लो यार, ये यूनेस्को में भी आया था। ठीक है, यूनेस्को में ऐड हुआ है, और ऐड हुआ था 1989 में। ठीक है, ये भी लिख लो। चलिए एक हो गया कलिंग, दूसरा दम पॉलिसी, दम पॉलिसी, तीसरा इन्होंने क्या किया था, स्प्रेड बुद्धिज्म, स्प्रेड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म जो है उसका बहुत प्रचार किया था अशोक ने। ठीक है, उसके सिवा बहुत सारे जो है इसने स्तूपास वगैरह भी बनाए थे अशोक ने। अशोक की बात करते हैं भाई माता पिता की, माता पिता छोड़िए, इंपॉर्टेंट रहेगा अशोक का कौन, दादू। कौन रहेगा, दादू। दादू क्या होता है, बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ग्रैंड फादर लिखिए। ठीक है, तो अशोक का ग्रैंड फादर कौन था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अशोक के दादू जी हैं। ठीक है, जिन्होंने मौर्य एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश किया था। और बात कर ली जाए अशोक के पिताजी की, कि अशोक के पिताजी कौन हैं, तो बिंदुसार। कौन है अशोक के पिताजी, बिंदुसारा। बिंदुसारा जो है वो अशोक के पिताजी हैं। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं कि अशोक के फादर, एक है बिंदुसार, एक बिंबिसार है, बिंबिसार में मत कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, बिंबिसार जो है वो अजात शत्रु के हैं। किसके हैं, अजात शत्रु, अजात शत्रु के पिताजी हैं बिंबिसार। ठीक है, ये याद रखिएगा, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं बचा भी, तो बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दी विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन 2018 इन। ठीक है, ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो टेनिस की है, ये मोस्ट फेमस है। जैसे आईपीएल का क्रेज होता है ना इंडिया में, आईपीएल का क्रेज होता है जैसे, ठीक है, वैसे ही इस टूर्नामेंट का क्रेज होता है। ठीक है, टेनिस वालों के लिए, जो बच्चे टेनिस देखते हैं, टेनिस तो हमारे इधर खास इतना चलता नहीं है, इतना इंटरेस्टेड नहीं है, बट फिर भी ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं तो याद करना पड़ेगा। लंदन यूके इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, आने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, पॉलिटी के क्वेश्चंस को तो छोड़िए ही मत,
पॉलिटी के क्वेश्चंस को छोड़िए ही मत, ठीक है। तो उन्होंने पूछा गया है सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कौन सा आर्टिकल जो है वो करता है या कौन सा आर्टिकल बताता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बोलोगे सर ये तो ठीक है, समझ गए कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करते हैं, बट ये होता क्या चीज़ है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव होता क्या है। कोई बात नहीं, बता देते हैं। तो एग्जीक्यूटिव जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे जुडिशरी की। कोर्ट मालूम है ना आपको, जज साहब जो होते हैं, ठीक है, जज साहब। तो जज साहब जो जो भी कानून बनते हैं उन कानून की केयर करना, अगर कोई वो कानून तोड़ता है उनको उन कानून के अकॉर्डिंग पनिश करना, वो काम होता है जुडिशरी का, ठीक है। उसके साथ अब बोलोगे कि सर जुडिशरी तो समझ गए, पर एग्जीक्यूटिव वाले कौन से हैं। तो एग्जीक्यूटिव वाले वो हैं, एग्जीक्यूट का क्या मतलब होता है कि डालना, जहां, ठीक है, एग्जीक्यूट करना, किसी चीज को स्टार्ट करना, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव वाले वो हो गए जो कानून बनाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कौन हो गए, जो कानून बनाते हैं, जब नई नई चीजें जो है इंप्लीमेंट करते हैं। लिख लीजिए इंप्लीमेंट लॉज, ठीक है, ये जो है ये कानून इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल भी लिख लो भाई, एग्जाम्पल कौन आ जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट आ जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या समझते हैं आप लोग भाई, बताइए जरा। मोदी है ना, जैसे नरेंद्र मोदी हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं, ओ सॉरी प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, प्रेसिडेंट नहीं, ठीक है। अब इस चीज़ को मत पकड़ लेना सर आपने प्रेसिडेंट कैसे बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो जो उनके अंडर मिनिस्टर्स हैं ना, डिफेंस मिनिस्टर हो गए राजनाथ सिंह, ठीक है, और हो गए किरण रिजिजू, हो गए नितिन गडकरी, ये सब जो हैं जितने भी मिनिस्टर्स आ रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, वो सब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये सब जो है बैठ के घुसू भुसू करते हैं, बातें करते हैं और कानून जो है वो पारित कर देते हैं। क्लियर। तो ये कौन से आर्टिकल के अंडर होता है, तो ये होता है आर्टिकल नंबर 50 के अंडर। कौन से आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल नंबर 50 जो है वो सेपरेट करता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को। आप बोलोगे सर 50 तो हो गया, 3 आर्टिकल और भी दिए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी देख लो। आर्टिकल 17 जो है ये प्रेसिडेंट के रिलेटेड होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। आर्टिकल 30 ये तो कल बताया था, आर्टिकल 29 एंड 30 याद करो, याद करो जल्दी से, कल बताया था। तो बताओ फिर इसका आंसर, ठीक है। बोलता हूँ ना रिवीजन वगैरह करो, तो यही मज़ा होता है, रिवीजन की होती तो जल्दी से फटाक से आंसर आ जाता आपका कमेंट बॉक्स में। रिवीजन किया ही नहीं है आपने, पढ़ा ही नहीं है, तो कहाँ से आंसर दोगे। आर्टिकल 90 बच गया। तो आर्टिकल 90 क्या होता है, डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं, ठीक है, उनकी पोजीशन, उनकी रेजिग्नेशन, रिज़ाइन या फिर वोकेशन, उसके रिलेटेड जो है ये बात करता है कि भाई एक डेप्यूटी चेयरमैन होना चाहिए, उसका रिज़ाइन भी होना चाहिए, उसकी वोकेशन भी होनी चाहिए, बस उसके बारे में बात करता है। चलिए, जो जो एक चीज़ ध्यान रखो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी ना, जहाँ जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होंगे, या जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, इतना भरोसा रखो, ठीक है भाई पे। चलिए, हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे भारत के वायसराय कौन थे। टाइम पीरियड तो आपको पता है ना फर्स्ट राउंड टेबल का, फर्स्ट भी बता चुका हूँ, सेकंड भी बता चुका हूँ और थर्ड भी बता चुका हूँ। ये भी बता दिया है कि फर्स्ट में कौन गया था, सेकंड में कौन गया था, थर्ड में कौन गया था, और फेल कौन कौन सी हुई थी, ठीक है। तो बात की गई यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, तो 1930 जो है इसका टाइम पीरियड है। तो उस टाइम पे जो है वो कौन था भाई, वायसराय, वायसराय कौन था। अब इसमें से इसको तो निकाल सकते हैं भाई, माउंटबेटन को तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप बोलोगे सर कैसे निकाल सकते हैं माउंटबेटन को क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि 1947 में बना था माउंटबेटन, ठीक है। फिर उसके सिवा आप एक बंदा और निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं बेवल को। आप बोलोगे सर बेवल को कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई बेवल का सक्सेसर जो है वो है माउंटबेटन, ठीक है। क्वेश्चन पीछे पड़ा ना, ध्यान था कि नहीं था, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान भी दिया करो क्लास में। तो बेवल का सक्सेसर कौन था, माउंटबेटन था। तो ये दोनों तो निकल गए। अब बची बारी 50-50 की। अगर आपको नहीं आता तो 50-50 में तुक्का लगा दो, जय श्री राम बोल के कोई भी एक लगा दो, ठीक है। बट हम जो है वो तुक्का नहीं लगाएंगे, हम आंसर देंगे बिल्कुल सही और स्टीक 100% सही आंसर। इरविन जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इरविन 1930 के टाइम पीरियड पे वायसरॉय था, ठीक है। और बात कर ली जाए कि पीएम कौन था उस टाइम पे, तो रैमसे एम है ये, ठीक है, मैकडोनाल्ड,
ये मैकडोनल्ड मत समझ लीजिएगा, मैकडी बोलो आप, सर बोलो मैकडी के नाम पे रखा हुआ है इसका नाम, ठीक है। तो उस टाइम पे पीएम कह लीजिए या हेड कह लीजिए इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस का, तो रैम से मैकडोनाल्ड जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अपनी क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहा गया है मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द ओवरऑल चैंपियन इन 18th एशियन गेम्स। कौन सी कंट्री है जो 18th नंबर का एशियन गेम जो हुआ था 2018 का, उसमें चैंपियन रही थी। एक बात याद रखो, यहाँ पे चाइना आ जाए ना, फिलहाल बोल रहा हूँ, इन फ्यूचर आने वाले टाइम में हमारा भारत जो है वो compete करेगा डेफिनेटली, चाइना यूएसए को compete करेगा। बट करंटली हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, जहाँ आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं से वो पिछड़ जा रहे हैं, पीछे रह जा रहे हैं, जिस वजह से हम compete जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बट इन फ्यूचर डेफिनेटली जो है वो हम करेंगे। तो यहाँ पे अभी बात आ रही है ना, चाइना जो आ रहा है, जहाँ यूएसए दिख रहा है, तो आंख बंद करके चाइना लगा दो, यूएसए लगा दो, ठीक है, क्योंकि यही जो है सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है वो लिए हैं, 132 गोल्ड लिए हैं चाइना ने। इंडिया ने लिए हैं लगभग 15 की 15 गोल्ड जो है वो इंडिया ने लिए हैं, ठीक है। तो जापान की बात कर ली जाए तो जापान ने लिए थे 75 गोल्ड। तो हमारे पाकिस्तान, चिरकुट पाकिस्तान हमारा जो है, छोटू पाकिस्तान, इसने लिए थे 0 गोल्ड, ठीक है। पाकिस्तान के पास टोटल मेडल थे, 4 मेडल थे, और चारों गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज। ब्रोंज होता है ना तीसरे नंबर का, तो चारों ब्रोंज मेडल थे। चलो अच्छी बात है, इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया के पास जो है टोटल कितने मेडल थे, 69 मेडल्स थे। क्लियर है। अब धीरे धीरे क्या बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट हो रहा है अभी अपना, ठीक है। तो चलिए मेरे भाइयों, क्लियर हो चुके हैं सभी क्वेश्चन आज की क्लास के। अब कल के लिए तैयार हो जाओ और साथ में रिवीजन जो है वो भी करो। एक बार सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बता दो, जो भाई अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाय हेलो लिख के एक बार भेज दो, और बता दो कि मेरे भाई क्लास जो है वो कैसी लगी, क्वेश्चंस जो है वो समझाने का तरीका कैसा लगा, जल्दी से एक बार बता दो। फिर उसके बाद जो है हम अपनी क्लास डिसकंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके ओके। तो मज़ेदार रही क्लास आज की, क्वेश्चन वगैरह समझ आ गए, किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं बचा। अगर अभी भी किसी भाई को कोई डाउट रह गया हो, कुछ समझ ना आया हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा व्हाट्सएप चैनल का भी, व्हाट्सएप ग्रुप का भी होगा, तो वो सब जो है वो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको टाइमली जो है वो अपडेट्स जो है मेरे भाई मिलते रहेंगे, ठीक है। बाकी कोई गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा, बाकी मिलेंगे कल फिर से नए वीडियोस में, नए क्वेश्चंस के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए इजाज़त दो मेरे भाइयों। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते सभी दोस्त वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो चोरी चोरी से, ठीक है। और जो नए दोस्त आते हैं हमारे साथ, वो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो ठीक है मेरे भाइयों, गुड नाइट सभी दोस्तों को, आराम कीजिए, खाना पीना खाइए और सो जाइए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।